छायावाद के तीसरे महत्वपूर्ण कवि और बड़े कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। कौशानी में, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में यह जिला है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पर जन्म इनका हुआ। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, वहाँ की सुषमा बहुत अच्छी है, सौंदर्य बहुत खूबसूरत है और पंत के जीवन से यह प्रकृति लगी हुई है। मृत्यु इनकी होती है 1977 में प्रयाग में। इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और छायावाद के अंतर्गत भी, छायावाद के बाद भी वे सक्रिय रहे लेखन में और अपने लेखन के माध्यम से जो उनकी समझ थी, जो उनकी चेतना थी, जो उनकी अनुभूति थी, उसको व्यक्त करते रहे। हम लोग काव्य कृतियों का एक आकलन कर लें, चर्चा कर लें, इसके बाद इनकी काव्य कृतियों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। काव्य कृतियाँ हैं वीणा, पहली काव्य कृति 1918 में, और आपको मालूम है कि छायावाद की शुरुआत भी 1918 से ही हुई है। जयशंकर प्रसाद बहुत पूर्व से लेखन कर रहे थे, इसलिए पहले कवि जो जय छायावाद के हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। 1918 में वीणा छप कर आ जाती है। इसके बाद ग्रंथि 1920 में। पल्लव काफ़ी चर्चित कृति है इनकी। 1918 से 24 के बीच जो कविताएं लिखी गई हैं वो पल्लव में प्रकाशित हुई हैं। गुंजन 1932 में छप कर आई। युगांत एक तरह से घोषणा है, छायावाद के युग की समाप्ति की घोषणा है युगांत में, 1934 से 36। आप जानते हैं कि 1936 या 37-38 के आसपास छायावाद समाप्त हो जाता है, तो खुद ही पंत ने युग के अंत की घोषणा कर दी थी। युगवाणी इनकी आती है 1936 से 39 में, ग्राम्य 1940 में। उनकी चेतना बदलती रहती है। युगवाणी और ग्राम्य में मार्क्सवाद से जो प्रभावित कविताएं हैं, सामाजिक चेतना की जो कविता है वह युगवाणी में है, ग्राम्य में है। और उसके बाद वे अरविंद से प्रभावित होते हैं, महर्षि अरविंद से, उनके दर्शन से पांडिचेरी भी पहुंचते हैं और एक तरह से अध्यक्ष भी होते हैं अरविंद आश्रम के। तो स्वर्ण किरण पर असर उसका है, स्वर्ण धूलि पर है। युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, आप वर्ष देख सकते हैं, देखना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट की परीक्षा में, जेआरएफ की परीक्षा में अगर बेहतर करना है, अच्छा करना है, तो वर्षों पर ध्यान देने की जरूरत है। होता यह है कि 2-4 कवियों की काव्य कृतियाँ दे दी जाती हैं वर्ष के साथ और कहा जाता है कि इसको कर्म में सजाइए, और कर्म में आप तभी सजा सकते हैं जब वर्ष के बारे में आपका ध्यान ठीक रहेगा, याददाश्त ठीक रहेगी, तो आप इसको कर सकेंगे। तो स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धूलि 1947 में ही आज़ादी का समय था। युगांतर 1948 में, उत्तरा 1949 में, रजत शिखर 1951 में, शिल्पी 1952 में, हतिमा 1955 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में, लोकायतन 1964 में। आप देख रहे हैं कि आज़ादी के दौरान भी कविताएं लिखी गई और आज़ादी के बाद भी कविता लिखी गई। काफ़ी लंबे समय तक कविता में सक्रिय रहे। पंत जी जो थे वो सहज सरल स्वभाव के कवि थे, निराला की तरह नहीं थे। निराला के जीवन में संघर्ष बहुत था, पारिवारिक भी और सामाजिक भी। वो संघर्षरत रहे और कविता में उनका असर आप देख सकते हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं बोधगया,
वो पंत की कविताओं में मिलती है। निराला में सामाजिकता पूर्व से ही है। जयशंकर प्रसाद की जो चेतना है वह भी थोड़ी अलग चेतना है। पंत जी की जो चेतना है, मेरा मधुकर का सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन। पंत जी का जो मन है वो बहुत कोमल है, बहुत संवेदनशील है, और ऐसे मन का जो पसंद है वो सौंदर्य प्रियता है, अस्निग्ध कोमलता है। दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि पंत की माँ कुछ घंटे भी नहीं रह सकी। जन्म के बाद वो गुजर गई, और माँ के गुजरने का, मातृ स्नेह के अभाव का तो असर पड़ता ही है चेतना पर। इनकी चेतना पर भी पड़ा। कोई प्रकृति के पास गए, प्रकृति में माँ भी देखा, प्रकृति में उन्होंने मानवीकरण भी किया, प्रकृति को दीपन रूप में भी लिखा, और बहुत खूबसूरती से प्रकृति का उन्होंने वर्णन किया। पंत का जो काव्य व्यक्तित्व है वो बहुत चंचल रहा है, बहुत गतिशील रहा है। समकालीनों से उनका काव्य व्यक्तित्व मिलता नहीं है। वे बार बार बदलते हैं, वैचारिक धाराओं को बदलते हैं, काव्य की चेतना उनकी बदलती रहती है। विचारों और भावों के अनेक स्तर उनकी कविताओं में पाया जाता है। उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम अद्भुत ढंग से व्यक्त हुआ है। रहस्यवादिता भी है, जिज्ञासा भी है प्रकृति के बारे में। जबकि गुंजन और ग्रंथि में नारी प्रेम व्यक्त हुआ है। ये दोनों स्थितियां कहीं एक दूसरे की पूरक तो कहीं एक दूसरे के विरोध में पड़ती हैं। कहीं तो प्रकृति से बहुत वो प्रेम करते हैं और नारी से भी, और कहीं इसके खिलाफ भी जाते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि स्थितियों के पूरक भी होते हैं और उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। जहाँ बीना का कवि प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की उपेक्षा कर बैठता है, वहाँ गुंजन में स्थिति विपरीत हो जाती है। जबकि गुंजन में बात की रचना है, बीना में वो लिखते हैं, छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, वाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। स्पष्ट रूप से वो कह रहे होते हैं कि जो वाले हैं, जो प्रियतमा है, जो नारी है, उसके बाल जाल में अपने को उलझाकर कैसे रखूं। वहीं गुंजन में लिखते हैं, एक कविता है उनकी, भावी पत्नी की प्रतीक्षा में, गुंजन में संकलित है, और उसमें वो कहते हैं, अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकंपित मृदु पुलकित गात, शशंकित ज्योत्स्ना सी चुपचाप, जड़ित पद नमित पलक दृघपात, पास जब आ न सकोगी प्राण। और यहाँ पर नारी के लिए जो प्रेम व्यक्त है, ऊपर की पंक्तियों में एक दूसरी चेतना है, और इस कविता की जो चेतना है वो दूसरी है, और इसीलिए कहीं विरोध में है, कहीं समर्थन में है। प्रणय की कोमलता इनकी कविताओं में पाया जाता है शुरुआत से ही, वीणा से और ग्रंथि से ही। मधुरता एवं गंभीरता की दृष्टि से आप देखें तो ग्रंथि जो है वो सर्वोत्कृष्ट रचना है, प्रेम की रचना है ग्रंथि। पंत जी की जो पहली कविता है, वो कविता का नाम है गिरजे का घंटा। आप जानते हैं कि निराला की पहली कविता जूही की कली है, और वह भी 1916 में प्रकाशित लिखी जाती है। पंत जी की भी कविता 1916 में लिखी जाती है। वीणा में जो कविता संकलित है वह 1918 से 1919 में जो कविता लिखी गई है उसका प्रकाशन होता है। इस संग्रह पर गीतांजलि का हल्का प्रभाव है। आप जानते हैं गीतांजलि किनकी रचना है? तो ये रचना है रविन्द्रनाथ ठाकुर की, और इसी पर रविन्द्रनाथ ठाकुर को पुरस्कार ही मिला था। अधिकांश गीतों में जिज्ञासा है, रहस्य का पुट है,
वीणा संग्रह की रचनाओं को कवि ने खुद दुधमुहा प्रयास कहा है। प्राथमिक जो कोशिश होती है कविता लिखने की, जो कोशिश होती है, कविता खुद ही कहते हैं पंत की, यह एक हल्का फुल्का प्रयास है, दुधमुहा प्रयास है। किंतु जिस शिल्प और कल्पना का विकसित रूप बाद की रचनाओं में मिलता है, प्रवृत्ति रचनाओं में मिलता है, वह आप वीणा में देख सकते हैं। अहो कल्पना में फिर रच दो, वह मेरा निर्भय अज्ञान, मेरे अधरों पर वह माँ के दूध से धुली मृदु मुस्कान। यह जो भावना है, जो कोमल भावना है, इन भावनाओं का विकास बाद की रचनाओं में होता है। ग्रंथि जैसा कहा गया पूर्व में, एक प्रेम ग्रंथ है, एक दीर्घ विरह गीत है, ये लंबा संपूर्ण विरह काव्य किशोर भावुकता के धरातल से शुरू होता है और उसी धरातल पर समाप्त होता है। आचार्य शुक्ल कहते भी हैं कि वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की अभिव्यक्ति। इसमें एक छोटे से प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश और फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। प्रेम एक प्रसंग है और प्रेम में एक नई उद्भावना तो होती ही रहती है, क्योंकि आदमी जो मौलिक होता है वो अपने व्यक्तिगत जो क्रियाकलाप है, व्यक्तिगत जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो व्यक्तिगत दुनिया है, उसी में वह मौलिक होता है। मेरा पंत भी उसी में मौलिक थे। उन्होंने जो भोगा, जो महसूस किया प्रेम के बारे में, उसको उन्होंने व्यक्त किया। पल्लव जब छपकर आती है तो ये देखा जाता है कि दृश्य जगत के नाना सुंदर रूपों का मूर्त और मांसल चित्रण है। इनकी जो महत्वपूर्ण कविता है उसमें संकलित वीची, विलास, बादल, नक्षत्र, मौन निमंत्रण, उच्छ्वास आदि जो कविताएं हैं वो प्राकृतिक अनुराग की कविताएं हैं। प्रकृति की जो खूबसूरती है, उसकी जो सुषमा है, उसका जो सौंदर्य है, उसका चित्रण होता है। और उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन, पाठ्यक्रमों में भी एक कविता लगती है, लंबी कविता है। और इस कविता में जो प्रकृति से इसकी शुरुआत हुई है और दर्शन पर जाकर इसका अंत हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि पल्लव संग्रह की रचनाएं अपने शिल्प और तराज के बावजूद जीवन के गहरे बोझ से न कहीं जुड़ पाती हैं और न कैशोरी भाव की देहरी लांघ पाती है। बच्चन में जो किशोर का जो भाव है, वह भाव लंबे समय तक कायम रहता है। बच्चन की अपनी राय हो सकती है, बच्चन सिंह की अपनी राय है, अपने विचार है, लेकिन कवि लगातार कविता लिख रहे हैं। गुंजन में 1926 से 1931 तक की कविताएं हैं मौजूद। कल्पना का उल्लास यहाँ नहीं है, कल्पना ठहरने लगती है और मनन की अभिव्यक्ति होने लगती है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति होने लगती है। कल्पना रुकती है, ठहरती है, उसमें जो अतिरेक होता है, जो उल्लास होता है, वह यहाँ नहीं है। गुंजन में ये पंक्तियां हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो भाव का जो बदलाव है, प्रेम से जो दूसरी दुनिया में पंत प्रवेश करते हैं। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बढ़ जाए दुख सुख से और सुख दुख से। जो जीवन है, देखते हैं पंत कि कहीं तो बहुत गहरा दुख है और कहीं बहुत ज्यादा सुख है। सुख की पीड़ा भी है, उसमें भी लोग त्रासद स्थिति में हैं और दुख से भी पीड़ित हैं। तो चाहता है कवि कि मानव जग में बढ़ जाए सुख दुख से और दुख सुख से। नंद दुलारी वाजपेयी एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं छायावाद के। उन्होंने लिखा है कि पल्लव की अपेक्षा गुंजन में कल्पना का सहज सुंदर उद्रेक उतना नहीं है जितनी उपदेशक प्रवृत्ति और पांडित्य का प्रदर्शन है।
टिप्पणी करना आसान है, सब लोग करते हैं और इन्होंने भी किया है और कहा है कि इसमें पांडित्य बहुत है, उपदेशक बन गए हैं कवि, और सहज कल्पना नहीं है, सुंदर कल्पना नहीं है। बावजूद इसके कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं। नौका विहार बहुत चर्चित कविता है पंत की। एक तारा, अप्सरा जैसी कविताओं में कल्पना, शिल्प और अनुभूति का समाहार है। बेहतर ढंग से कवि ने अपने को व्यक्त किया है। जो कल्पना है, शिल्प है, अनुभूति, उसको जो बुना है वो अद्भुत ढंग से बुना है। युगांत से लेकर ग्राम्य तक की कविताओं में कवि यथार्थ की ओर मुड़ते हैं। दुनिया की जो क्रूरता है, जो कठिनाई है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो शोषण है, कवि उस ओर मुड़ता है क्योंकि मार्क्सवाद की ओर प्रभावित होते हैं। कवि रहस्य लोक, नारी लोक और प्रकृति लोक से धरती लोक पर उतर आता है। कहते हैं वो कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यह भावना लेकर कविता करना वो शुरू करते हैं। युवानी और ग्राम्य में देखा जाता है कुछ कविताएं जिसका जिक्र हम लोग कर सकते हैं। वह जीव पशु, चींटी, नारी, दो लड़के, निश्चय, खोज, लेन देन, झंझा में नींद, ग्राम युवती, ग्राम स्त्री, धोबियों के नृत्य, भारत माता, वह बुढ़ा, चमारों के नाच। आप देखिए, शीर्षक देखिए और शीर्षक में ये बदलाव महसूस कर सकते हैं आप कि कवि जो प्रकृति के पास था वो प्रकृति किस तरह से बदल जाती है। जैसी कविताओं में प्रकृति और जीवन का मानसिक चित्र है, दुनियावी चित्र है। ग्राम्य की पंक्ति है, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। देखिएगा कवि का अगर विश्लेषण हो, विवेचन हो, तो आप महसूस करेंगे कि पहला जो फेज है, पहला जो चरण है इस कवि का, वो प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, प्रेम से जुड़ी हुई कविता है। दूसरी जो धारा इनकी बदलती है वो मार्क्सवाद की ओर जाते हैं, भौतिकवाद की ओर जाते हैं और वहाँ पर उनके विचारों से प्रभावित होकर के ग्राम्य का जो दौर है उस पर कविता लिखते हैं। साक्षी है इतिहास आज, होने को पुनः युगांतर, श्रमिकों का शासन होगा अब उत्पादक यंत्रों पर। यह महसूस करते हैं कि राज किसका होगा, वह श्रमिक का राज होगा। जो कारखाना होगा उसमें जो उत्पादन हो रहा है उस पर इनका शासन होगा। उस समय उस जो दौर था वो गांधी का दौर था, महात्मा गांधी सक्रिय थे, उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक है। कई जो लेखक कवि हैं गांधी का उन पर प्रभाव है, पंथ पर भी है। नव संस्कृति के दूत, देवताओं का करने कार्य, आत्मा के उद्धार के लिए आए तुम अनिवार्य। बाद में जो उनकी कविता छपी है, एक काव्य ग्रंथ जो छपा है वह गांधी पर ही है, 700 पृष्ठों का है। तीसरे जो महान व्यक्ति हैं जिनसे प्रभावित होते हैं वो आजादी के बाद, वह है महर्षि अरविंद। और महर्षि अरविंद के पास जाकर स्वर्ण किरण का जो दौर है उसमें एक कविता का कुछ अंश देख लीजिए। स्वर्ग और वसुधा का करने स्वर्णिम परिणय, इंद्र चाप का सेतु रच रहे तुम ज्योतिर्मय। जो अति मानस की कल्पना है वो अरविंद के पास है, उनसे प्रभावित होते हैं। कौशानी के कवि को महर्षि अरविंद के पांडिचेरी आश्रम में मुक्ति दिखाई देती है। वे इस अतिमानस का रचनात्मक उपयोग करने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। अपनी आत्मा के साथ कविता की सार्थकता भी उन्हें नजर आती है। ग्राम्य के बाद बहुत सारे संग्रह, मसलन स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, मधुज्वाल, अतिमा, सौवर्ण और वाणी की अधिकांश कविताएं अरविंद दर्शन का शाब्दिक आख्यान भरी है। आत्मा नहीं है, शब्द वैभव अनंत है। मन को विराट की आत्मा से कर सर्वयुक्त, तुम प्यार करो, सुंदरता से रहना सीखो। ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि छायावादी संस्कारों से सर्वथा मुक्त होने की कोशिशों के बावजूद पंत कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सके। अगर उनकी काव्य भाषा देखें और उसकी शैली देखें तो पंत की जो शैली है
उसकी विशेषता है, लाक्षणिक वैचित्र है, विशेष विपर्य है, विरोध चमत्कार है, मानवीकरण है, प्रतीक विधान है, अन्योक्ति विधान है। और पल्लव की जो भूमिका है, एक लंबी भूमिका है। निराला और पंत में एक लंबा डिबेट चलता है। उस डिबेट में पंत ने जो लिखा है पल्लव की भूमिका में, भाषा के बारे में, अलंकार के बारे में, छंद के बारे में, शब्द और भाव के सामरस्य पर जो लिखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप पंत की कविताओं को महसूस कर सकते हैं, पंत की चीज़ों को समझ सकते हैं। आप सारे लोग जुड़े हुए हम सबसे हमारे कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं और इससे हमें ताकत मिलती है। आपकी टिप्पणी से, आपके सुझाव से हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सबों को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद।